करके जो जन्मजात बच्चे होते हैं उन बच्चों में कुछ जन्मजात प्रॉब्लम्स हो जाते हैं जी। उस प्रॉब्लम को लेके कभी कभी या मैक्सिमम टाइम आप बोल सकते हैं काफ़ी इमरजेंसी होती है। आपको एकदम इमरजेंसी में कुछ ना कुछ उसमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो सर्जरी नहीं हो पाए तो बच्चे का सर्वाइव करना इसमें कि कभी कभी जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिसमें खाने की नली नहीं बनी होती है, किसी बच्चों में टट्टी का रास्ता नहीं बना होता है जिसको हम लोग इम्परफोरेट एनस बोलते हैं, किसी में पेशाब से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी में हर्निया हो जाता है जिसको हम लोग डायफ्रागमेटिक हर्निया बोलते हैं, जहाँ की जो नीचे नॉर्मली आंतें होनी चाहिए पेट में वो आंत छाती के अंदर उसकी सर्जरी की बारी आती है तो उसके लिए एक वेल इक्विप्ड ओटी की आवश्यकता होती है जिसमें कि एक पीडियाट्रिक एनेस्थेटिस्ट का भी होना बहुत ज़रूरी है। पीडियाट्रिक एनेस्थेसिया और एडल्ट एनेस्थेसिया दोनों अलग होते हैं। छोटे बच्चे में जो एनेस्थेसिया का रिक्वायरमेंट है बहुत कम होती है और उतना ही में उसका पूरा सर्जरी वो सुविधा प्रदान करती है जहां आप दूरबीन या लेजर से कराएं या चीरा लगा के ऑपरेशन कराएं, वो पैसे उतना ही लेगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीरा लगा के करवाएंगे या लेजर से कराएंगे, पैसे में कोई डिफरेंस नहीं होगा। चूँकि स्टे कम हो जाता है तो ओवरऑल पैसा उसको बहुत कम लगता है और चूँकि हम आयुष्मान की सुविधा भी प्रोवाइड करते हैं तो हमारे यहाँ आप आयुष्मान से फ्री में। मेरा नाम बीना है और आप देख रहे हैं फिटनेस फैक्ट। फिटनेस फैक्ट में हम बात करते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के ऊपर, इसके उपचार के ऊपर और स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी खबरें होती है इसके ऊपर। ऐसे में हमने लगातार कई डॉक्टरों से अलग अलग विषयों पर बातचीत की है। इसी सिलसिले में आज हम बात करने वाले हैं महावीर वात्सल्य अस्पताल में जो फैसिलिटी माँ और बच्चों को मिलती है इस अस्पताल में, इसके ऊपर। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पीडियाट्रिक सर्जन जिनका नाम है डॉक्टर ओम पूर्वे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू सर, पहला सवाल यही रहेगा कि पीडियाट्रिक सर्जन जो है इसके बारे में लोगों को जानकारी काफी कम है। सर्जरी की जरूरत भी पड़ती है तो लोग जनरल सर्जन के पास चले जाते हैं। थोड़ा सा हम इसके बारे में जानना चाहेंगे। पीडियाट्रिक जो एक प्रॉब्लम है पीडियाट्रिक सर्जरी में, खास करके जो जन्मजात बच्चे होते हैं उन बच्चों में कुछ जन्मजात प्रॉब्लम्स हो जाते हैं जी। उस प्रॉब्लम को लेके कभी कभी या मैक्सिमम टाइम आप बोल सकते हैं काफ़ी इमरजेंसी होती है। आपको एकदम इमरजेंसी में कुछ ना कुछ उसमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो सर्जरी नहीं हो पाए तो बच्चे का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, जिसमें कि कभी कभी जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिसमें खाने की नली नहीं बनी होती है, किसी बच्चों में टट्टी का रास्ता नहीं बना होता है जिसको हम लोग इम्परफोरेट एनस बोलते हैं, किसी में पेशाब से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी में हर्निया हो जाता है जिसको हम लोग डायफ्रागमेटिक हर्निया बोलते हैं, जहाँ की जो नीचे नॉर्मली आंतें होनी चाहिए पेट में वो आंत छाती के अंदर घुसा होता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है इसमें इमीडिएट रिक्वायर्ड होता है सर्जरी की। अगर ये सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो वो बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और बच्चे चूँकि बहुत छोटे होते हैं तो उसमें होने वाले इन प्रॉब्लम्स में जो हमारा रिक्वायरमेंट्स है इंस्ट्रूमेंट का या उसमें जो बेहोशी से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है वो पूरी तरह से इस अस्पताल में अवेलेबल है और रेगुलर बेसिस पे 24/7 वो सर्जरी हम लोग प्रोवाइड करते हैं ऑन इमरजेंसी बेसिस, जब और जैसे भी रिक्वायर्ड होता है। क्योंकि सर हमारा विषय आज यही है कि महावीर वात्सल्य अस्पताल में किस तरह की फैसिलिटी खास करके पीडियाट्रिक सर्जरी में बच्चों को मिलती है, थोड़ा सा सर इस पे बता दीजिए हमें। पीडियाट्रिक सर्जरी को हम लोग जनरली दो पार्ट में बांटते हैं। एक पीडियाट्रिक सर्जरी जो थोड़े बड़े बच्चों के होते हैं और एक होता है नियोनेटल सर्जरी। तो नियोनेटल सर्जरी में जैसे ही जन्म लिया बच्चा उसमें कुछ ऐसी विकृतियां हैं या ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसको हमको इमीडिएट देखना होता है। थोड़े बड़े बच्चों में होते हैं उसमें थोड़ा लेट से भी रिक्वायर्ड होता है। छोटे बच्चे या नियोनेट्स होते हैं काफ़ी डेलिकेट्स होते हैं और उसके इंस्ट्रूमेंट या उसमें होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी उतना ही खतरनाक होता है। तो उस बेसिस पे हम लोगों को क्या है इमीडिएट उसको कभी कभी वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ जाती है। तो महावीर वात्सल्य ओवरऑल पूरी तरह से 40 बेड 50 बेड का जो हॉस्पिटल है वो पूरी तरह से वेंटिलेटर से युक्त है। तो ये किसी बच्चे को किसी टाइम अगर वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट है तो हम इमीडिएटली उसको प्रोवाइड कर पाते हैं। फिर जब उसकी सर्जरी की बारी आती है तो उसके लिए एक वेल इक्विप्ड ओटी की आवश्यकता होती है जिसमें कि एक पीडियाट्रिक एनेस्थेटिस्ट का भी होना बहुत ज़रूरी है। पीडियाट्रिक एनेस्थेसिया और एडल्ट एनेस्थेसिया दोनों अलग होते हैं। छोटे बच्चे में जो एनेस्थेसिया का रिक्वायरमेंट है बहुत कम होती है और उतना ही में उसका पूरा सर्जरी भी होना है और फिर उसको बेहोशी से बाहर भी आना है और उसके लिए जो मशीन की रिक्वायरमेंट होती है वो भी हाई क्वालिटी की मशीन की रिक्वायरमेंट होती है।
इसमें भी जो सर्जरी होता है वो दो तरह से मोस्टली होता है। एक तो बच्चों में हम लोग चीरा लगा के जो ओपन सर्जरी के नाम पे बोलते हैं जी। दूसरा जो लेमन लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं उसको, जो पेशेंट आता है वो हमसे पूछेगा कि लेजर से हो पाएगा कि नहीं, तो लेजर एज सच कुछ ऑपरेशन करता नहीं है, उसमें हम लोग दूरबीन बोलते हैं जिसको कि लैप्रोस्कोपिक मेडिकल भाषा में अगर बात करेंगे तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में जैसा नाम है उसमें हम लोग को चीरा लगाने की जरूरत नहीं होती, छोटे छोटे छेद करके और उसमें इंस्ट्रूमेंट डाल के हम लोग काम कर सकते हैं। लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट में भी अब नियोनेट्स या पीडियाट्रिक लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट अलग होते हैं, वो 3 mm के होते हैं। 3 mm मतलब बहुत पतले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और वो इंस्ट्रूमेंट इतने छोटे छेद करते हैं कि उसको कोई टाके की भी जरूरत नहीं पड़ती, कोई स्टिच का भी रिक्वायरमेंट उसमें नहीं होता है। तो उस तरह से इस हॉस्पिटल में नियोनेट्स की सर्जरी हो या थोड़े बड़े बच्चों की सर्जरी हो, जिसमें कि मोस्टली प्रदेश में या आसपास के भी प्रदेश में जहां चीरा लगा के ही ऑपरेशन एकमात्र उपाय है, वहां भी ये हॉस्पिटल छोटे छेद के थ्रू या लैप्रोस्कोपी के थ्रू या लेजर के थ्रू ऑपरेशन करने की सुविधा प्रदान करता है। क्योंकि सर हम बात कर रहे हैं दूरबीन और ओपन हार्ट सर्जरी या ओपन सर्जरी जो भी कही यहाँ, तो सर इसमें क्या डिफरेंस है और क्यों बच्चों को सर इस और आना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा पुराना टेक्नोलॉजी हो गया जो ओपन सर्जरी जिसकी बात हम कर रहे हैं, क्या बेनिफिशियल है सर दोनों में? एक तो ओपन सर्जरी जब हम लोग करते हैं तो बहुत बड़ा चीरा की जरूरत पड़ती है। अब जब चीरा आप ज़्यादा बड़ा लगाएंगे तो उसका जो पोस्ट ऑपरेटिव पेन है वो भी ज़्यादा होगा, रिकवरी टाइम भी ज़्यादा होगा, ब्लड लॉस भी उसमें ज़्यादा होगा। तो इतने छोटे बच्चों का ब्लड जो रिजर्वायर है वो बहुत कम है। अगर हम लॉस ही ज़्यादा करेंगे तो पोस्ट ऑपरेटिव डिले होगा, पोस्ट ऑपरेटिव हमारा जो पेन है वो बढ़ेगा, पोस्ट ऑपरेटिव स्टे भी बढ़ेगा और जब स्टे बढ़ेगा तो उसका कॉस्ट भी बढ़ता चला जाएगा। ये अस्पताल वो सुविधा प्रदान करती है जहां आप दूरबीन या लेजर से कराएं या चीरा लगा के ऑपरेशन कराएं, वो पैसे उतना ही लेगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीरा लगा के करवाएंगे या लेजर से कराएंगे, पैसे में कोई डिफरेंस नहीं होगा। चूंकि स्टे कम हो जाता है तो ओवरऑल पैसा उसको बहुत कम लगता है। और चूंकि हम आयुष्मान की सुविधा भी प्रोवाइड करते हैं तो हमारे यहाँ आप आयुष्मान से फ्री में इलाज करा सकते हैं, कोई पैसे की ज़रूरत नहीं होती। जब हम दूरबीन से करते हैं तो उसमें हमारा चीरा बहुत छोटा, ना के बराबर, एकदम छोटा 3 mm या 5 mm के ही चीरे से काम हो जाता है। उसमें स्टिच की भी रिक्वायरमेंट कभी कभी नहीं पड़ती है और इन्फेक्शन का रेट भी कम होता है, पोस्ट ऑप रिकवरी फास्ट होता है। तो ये सब जो बेनिफिट है लैप्रोस्कोपी के वो बच्चों को अच्छी तरह से मिल पाता है, जो कि लोग सर अभी भी थोड़ा कंफ्यूज और या ये कहें कि इन्फॉर्मेशन की कमी की वजह से ये सोचते हैं कि सर जो चीरा लगा के ओपन सर्जरी जो होता है वो ज़्यादा कारगर होता है और जो दूरबीन से किया जाता है वो अच्छे से नहीं हो पाता। ये डिपेंड करता था, जैसे पहले जो होते थे दूरबीन वो उतनी हाई क्वालिटी के नहीं होते थे, उतने हाई डिफिनिशंस के नहीं होते थे, या मशीन्स जो होते थे वो नियोनेट को सही से जो हमारा रिक्वायर्ड स्पेस है वो बनाने में सक्षम नहीं होता था। अभी जो हमारा मशीन सब है वो पर्टिकुलरली नियोनेट के हिसाब से कैपेबल है, वो उतना ही CO2 डिलीवर करेगा जितना हमको रिक्वायर्ड है। और जो कैमरा है वो एकदम हाई डिफिनिशन होता है, एकदम HD या 4K क्वालिटी में हमारा पिक्चर होते हैं या वीडियोस होते हैं और हम उसको बड़ा या छोटा करके देख सकते हैं। मतलब जो चीज़ें हम आँख से एकदम पतला देखेंगे वो हम चाहें तो कैमरा के थ्रू उसको 5 टाइम 8 टाइम्स बड़ा कर सकते हैं। सो सर्जरी मोर आसान हो जाता है लैप्रोस्कोपी में। द थिंग प्रॉब्लम इज स्किल। लैप्रोस्कोपी का स्किल डेवलप होने में भले टाइम लगता है, बट वंस आप स्किल्ड हो जाएंगे तो लैप्रोस्कोपी इज़ मोर इजी, मोर कन्वीनियंट। और उसमें चूँकि साइज बड़े दिखते हैं तो हमें कहीं जोड़ना है या कहीं कट करना है तो हम बिल्कुल प्रिसाइज जोड़ पाते हैं, प्रिसाइज कट कर पाते हैं। और ओपन में क्या होता है, स्पेस की कमी है, वहाँ पे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स पतले पतले से हैं, तो वहाँ हमारा जो स्टिचेज है या सूचर है वो उतने पतले या उतने परफेक्ट नहीं लग पाते हैं जितने कि लैप्रोस्कोपी में लग पाते हैं। सो ये पहले होता था जहाँ की विजन छोटा होता था, कैमरा उतना इफेक्टिव नहीं है, हमको सही से डिफ्रेंशिएट नहीं हो पा रहा है। बट अब के मशीन्स और अब के कैमरा में वो तो इवन आपको हर चीज़ बताएगा कि ये स्ट्रक्चर नहीं काटना है, ये स्ट्रक्चर आर्टरी है या सम इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, यहाँ तक का इंफॉर्मेशन आपको इवन कैमरा के थ्रू मिल जाता है। सो मेरे हिसाब से अगर आप लैप्रोस्कोपी में अपने को ट्रेन कर लेते हैं तो लैप्रोस्कोपी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। उसमें बहुत अच्छे से ऑपरेशंस होते हैं और वो मोर बेनिफिशियल है रदर देन ओपन सर्जरी।
सर आखिरी सवाल जी, पूछना चाहेंगे हम, बच्चों के लिए जो नवजात शिशु की हम बात कर रहे हैं, उनको फिट रखने के लिए कोई 5 टिप्स सर। फिट रखने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, बच्चे को आप शुरू से जब आप रियर अप करते हैं तो आजकल जो मदर्स आती हैं वो पहला तो बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग नहीं कराती, तो एटलीस्ट पहले आप उसको पॉटी ट्रेनिंग, जो पहले दादी नानी बैठा के उसको पॉटी कराती थी, वो वाला बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज मैक्सिमम बच्चों में कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो रहा है। दूसरा, बाहर से जो आप फूड प्रोवाइड कर रहे हैं या बाहर से मिल्क ही प्रोवाइड कर रहे हैं या जिसको हम लोग टॉप फीडिंग बोलते हैं, तो वो कोशिश करें कि जितना कम से कम हो पाए। अगर ब्रेस्ट फीडिंग पे बच्चा है तो दैट इज मोर बेनिफिशियल। तीसरा, उसको कम से कम फाइबर डाइट्स, मैक्सिमम कोशिश करिए कि फाइबर डाइट्स, जो साग सब्जी अगर बच्चा खाने लगा है तो उसको खाने पीने के लिए सर यहाँ आजकल के सर जो मदर है उनको देखा जाता है कि वो 1-1 साल तक बस दूध पिला रही हैं, सेरेलैक वगैरह जो बाहर के प्रोडक्ट है वो खिला रही हैं। सर थोड़ा सा इस पे जानना चाहिए। नहीं, तो इसी का तो टॉप पे हमने बात किया। तो जो सेरेलैक्स आते हैं या ये आते हैं तो इसमें बच्चे को प्रॉब्लम्स है। नेचुरल फूड्स पे आप स्विच करिए, कोशिश करिए कि जो घर में अवेलेबल सामान है, रोटी चावल दाल, वो बच्चे को ज़्यादा दिया करिए रदर देन कि वो सेरेलैक या बाहर से जो ऑलरेडी रेडीमेड फूड्स होते हैं वो अवॉइड करिए। उसमें प्रॉब्लम है, उसमें शुगर की मात्रा उतनी कंट्रोल बहुत सारे प्रोडक्ट्स में नहीं होता है, इसीलिए बच्चे ओबीज होने लगते हैं। उससे बच्चे का टेस्ट भी डेवलप गड़बड़ होता है। वो उसी टेस्ट का खाना अब उसको चाहिए होगा, क्योंकि टेस्ट बड का उस समय डेवलपमेंट होता है, तो वो वैसा ही खाने के लिए टेस्ट में डेवलप हो जाता है। सो घरेलू खाना जो आप खाते हैं वही बच्चे को दीजिए। फोर्थ, हमको उस पर ध्यान देना है, कोशिश करिए जब बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं तो थोड़ा सा स्क्रीन टाइम, मोबाइल और ये सब से, टीवी से किसी तरह उसको दूर करिए। प्ले ग्राउंड में भेजने की कोशिश करिए, वहाँ खेलेगा, गिरेगा और वहाँ वो बड़ा होगा तो आपके बच्चे में इम्यूनिटी सिस्टम भी डेवलप होना शुरू होता है। सो एक तो मोबाइल से अभी होगा और इम्यून सिस्टम उसका परफेक्ट होगा। और टाइम टू टाइम आप उसका वैक्सीनेशन जरूर कराते रहिए। वैक्सीनेशन एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, उससे बच्चे को जो कॉमन बीमारियां हैं जो होती है वो सबसे एटलीस्ट बच्चा हमारा सेफ रहेगा। ये 5 टिप्स अगर अपना ले तो बच्चा आपका एकदम हेल्दी और बिल्कुल ठीक है। बहुत धन्यवाद सर इतना कीमती टाइम थैंक यू। के लिए। तो देखिए आज हम बात कर रहे थे महावीर वात्सल्य अस्पताल के ऊपर, पीडियाट्रिक सर्जरी के ऊपर, और बच्चों को किस तरीके से फिट रखा जा सकता है, घरेलू क्या ऐसे एनवायरनमेंट दे जिससे बच्चे फिट रहे, स्वस्थ रहे, इस पर हम बात कर रहे थे। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे किसी नए डॉक्टर के साथ, नए विषय के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल फिटनेस फैक्ट। धन्यवाद। थैंक यू।